रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 16 बिग बॉस के घर के उस रूम में। ये सब कैसे हुआ, ये मर कैसे गया? आप लोगों ने बोला था कि और ताकतवर हो जाएगा, फिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? वो बूढ़ा व्यक्ति नीचे पड़े हुए आदमी की लाश को देखकर बोला, जो रात को नीला पड़ चुका था। सभी डॉक्टर हैरान और कंफ्यूज थे और उनमें से किसी को समझ नहीं रहा था कि ये हो कैसे गया, पर कोने में छुपा अंकित और उसकी टीम ये देखकर मुस्करा रही थी। मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे? वो बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से डॉक्टर के पास आकर उनमें से एक की कॉलर पकड़कर बोला, हमें नहीं पता। वो डॉक्टर डरते हुए बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसका गला दबाते हुए बोला, तो क्या मुझे पता होगा? इन सभी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की। मेरा पैसे, लाइफ, समय, मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अगर ये मेरे गए तो बाकी भी मर जाएंगे। वो डॉक्टर बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बिग बॉस, सच में हमें नहीं पता। रात के आपको जाने के बाद हम इसके केबिन में बंद करके चले गए थे, फिर ये कैसा मारा हमें नहीं पता। उस डॉक्टर के पास खड़ा डॉक्टर बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति पहले को छोड़ दूसरे का गला पकड़कर जोर से दबाते हुए बोला, तो क्यों गए तुम लोग? जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक तुम लोग कैसे चैन की नींद सो सकते हो? पहला डॉक्टर बही जमीन गिरकर लंबी सांस लेने लगता है और अब दूसरे डॉक्टर की हालत मरने के जैसे हो गई थी। हमें मारने से कुछ नहीं होगा बिग बॉस, हम बस अपना काम कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम सफलता मिले, कभी कभी हार भी मिलती है। हमें थोड़ा समय दीजिए, हम पता लाग कर बताते हैं इसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर जॉन गहरी सांस लेकर बोले। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस डॉक्टर को छोड़कर बोला, ठीक है दिया, लेकिन याद रखना अब किसी की जान गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, समझे आप सभी? इतना बोल वो पलट कर जाने लगता है और फिर रोक जाता है एकदम से, तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर सभी डर गए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर पलट कर बोला, अब ये सब छोड़ो और जितने भी आदमी तैयार हो चुके हैं उन्हें टेस्ट के लिए तैयार करो, ताकि अब हम उन्हें इस शहर में छोड़ दे। तबाही मचाने के लिए बहुत होगा, अब मुझे इस शहर में लाशें ही लाशें देखनी है बस। सभी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति वापस पलट कर चला जाता है। उसके जाते ही सभी डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं। चलो अच्छा हुआ, अब इस आदमी को छोड़ो और सभी डॉक्टर्स बाकी बचे 17 लोगों को तैयार करो, उन्हें बता दो उन्हें इस शहर में क्या करना है जाकर। डॉक्टर जॉन बोले। तो सभी डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं और अंकित और उसकी टीम हैरान हो जाते हैं कि एकदम से क्यों इन सबको बाहर छोड़े जाने की बात करके गया है वो बिग बॉस। पहले तो वो इन सबकी शक्ति बढ़ाने वाला था, अगर ऐसा होता तो वे लोग एक एक मार देते सभी को, अब टाइम कैसे मिलेगा? सभी यही सोचकर परेशान हो गए थे और बस सभी डॉक्टरों देख रहे थे जो आदमियों को समझा रहे थे इस घर से बाहर 6 जाते ही उन्हें किन लोगों को टारगेट बनाना है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस रूम से बाहर आ रहा था, कुछ सोचते हुए सीढ़ियां से तो नीचे आ रहा था। बॉस ये रहे विक्रम और उसकी टीम। राणा उस बूढ़े आदमी को देखकर बोला। तो वो अपनी सोच से बाहर आकर विक्रम और उसकी टीम को देखते हैं और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हुए विक्रम से बोले, हाँ तो विक्रम, कौन थे वे लोग जिन्होंने तुम्हें पकड़ा हुआ था? उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी विक्रम को देखने लगते हैं। पता नहीं कौन थे, हम तो बस वहां पर छोटे बॉस की तलाश में गए थे। हमें शक था कि ये छोटे बॉस कैद हो सकते हैं, पर हमें उनकी लाश मिली और फिर हम पकड़े गए, पर उन्होंने हमें नहीं बताया कि वे लोग कैसे लिए काम करता है। विक्रम बोला। तो राशि, राम और विनोद उसे हैरानी से देखने लगता है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। विक्रम उन्हें एक नजर देखता है बस, तो सभी अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति विक्रम की बात सुनकर उसे गौर से कभी देर तक उसे देखता रहता है और फिर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके जाओ, अब तुम लोग कोई काम आएगा तो बता दूंगा। जिसे सुनकर विक्रम हाँ में सिर हिलाकर पलट कर जाने लगता है और उसके साथ बाकी सभी। और फिर उनके जाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, कुत्ता को जब मार देना चाहिए जब वो अपने मालिक को काटने की सोचे। जी बॉस। राणा बोलो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, और जब कोई कुत्ता ऐसा करके तो उसके साथ क्या करते हैं ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। जी बिग बॉस, मैं समझ गया हूं, काम हो जाएगा, लेकिन क्या इस एक कुत्ते को मारना है या बाकी सभी उसके साथी को भी? नहीं राणा, सिर्फ पागल डॉग को हो, बाकी को बस डरा दो और फिर उन्हीं में से किसी को इनका बॉस बना देना। जी बॉस, काम हो जाएगा। राणा बोलो। तो बिग बॉस खड़े होकर बोले, अच्छा राणा, एक काम करो, उसे मारने के साथ इस घर में भी कुछ पागल कुत्ते घुस गए हैं तो सभी को पकड़ने का जाल बिछाओ, आज रात मुझे मौत का डांस देखना है। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है और राणा बस हाँ में सिर हिला देता है। गीता के हॉस्पिटल में गीता राहुल को अपने सभी मरीज के पास छोड़कर अपने सीनियर डॉक्टर संदीप के केबिन का डोर खोलकर बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
डॉक्टर संदीप जो कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे, वो गीता की आवाज सुनकर जल्दी अपना लैपटॉप बंद करके फिर डोर की तरफ गीता को खड़ा देखकर मुस्कुरा कर बोले, गीता तुम आओ ना अंदर, और तुम्हें मुझसे मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो। डॉक्टर संदीप की बात सुनकर गीता जो थोड़ी हैरान थी, उनके एकदम से लैपटॉप बंद करने से यह उसने पहली बार देखा है जब उसके सर ने ऐसा क्या हो, खैर छोड़ो, होगा कुछ पर्सनल जो वो उसे नहीं दिखा सकते हैं। यही सोचकर गीता केबिन के अंदर आकर मुस्कुरा कर बोली, इस केस आ सकती हूँ सर आपके केबिन में बिना आपकी परमिशन के, आखिर आप मेरे सीनियर डॉक्टर तो हो ही, ऊपर से आप इस क्लिनिक के मालिक और इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर हो, तो भला मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो। जिसे सुनकर डॉक्टर संदीप हंसते हुए पहले सामने कुर्सी पर गीता को बैठने का इशारा करके बोले, अरे इतना भी बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ यार जितना कि तुम मेरे बारे में बोल रही हो, और मत भूलो कि सीनियर जूनियर बाद में है, पहले बहुत अच्छे दोस्त है तो आप सकती है उस हिसाब तो। संदीप हंसते हुए बोला। तो गीता जो संदीप के सामने बाली कुर्सी पर बैठ गई थी, वो भी हंसते हुए बोली, ओके ओके मैं समझ गई हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, पर आपने मुझसे क्या छुपा था लैपटॉप में, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। गीता अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान ला एक संदीप से बोली, तो संदीप थोड़ा घबराए हुए बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आपको तो सब पता ही है मेरे बारे में कि अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। गीता हंसते हुए बोली, हाँ पता, पर फिर भी क्या पता आपके लाइफ में कोई आ गई, वरना आप मुझे कोई चीज छुपा नहीं सकते थे। वैसे क्या देख रहे थे आप सर जिसे आपने मुझसे छुपाया था। गीता को एक बात बार बार करता देखकर संदीप उस बात को टालते हुए बोला, छोड़ो आप ये क्यों आए, वो भी अपने पति को छोड़कर, हम तो लगा था कि आपके पास टाइम ही नहीं है आज कि आप अपने इस दोस्त के पास आ सके। संदीप की बात सुनकर गीता जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भला ऐसा हो सकता है कि गीता कौर अपने दोस्त को ही भूल जाए, वो भी इतने स्पेशल वाले को हो ही नहीं सकता है। गीता की बात सुनकर संदीप हंसते हुए बोला, अच्छा सच में हम आपके लिए स्पेशल दोस्त हैं। गीता हाँ में सिर हिला देती है तो संदीप अपने चेहरे मुस्कान लाए ही बोला, तो क्या हम आपके पति से भी ज्यादा स्पेशल है। संदीप ने ये बात गीता से मजाक में बोली थी, लेकिन उसके बोलने तारीख से लग रहा था कि वो चाहता है कि बोले कि हाँ वो उसके लिए उसके पति राहुल से भी ज्यादा स्पेशल है, वो राहुल छोड़ सकती है लेकिन उसे और उसकी दोस्त को नहीं। इतना बोल वो गौर से गीता को देख रहा था, जिसे उसके चेहरे से उसके अंदर की बात समझने की कोशिश कर रहा हो। गीता भी सोच में पड़ गई थी और संदीप को इस तरह देखता देख गीता गहरी सांस लेकर बोली, वैसे मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन दोस्त की एक सीमा होती है जिसे वो पर ना करे, तो हाँ मेरे लिए दोस्त भी उतने ही जरूरी है जितना कि पति पर पति की जगह अलग होती है और दोस्त की अलग। तो फिर मैं आपके कहने का क्या मतलब समझूं कि मैं हूं या नहीं। गीता की बात सुनकर संदीप बोला। तो गीता बोली, अपने मुझे अपना दोस्त बोला है तो हाँ आप हो स्पेशल, और वैसे भी हमारी दोस्ती मेरी शादी से पहले की भी तो उसी तरह देखा जाए तब भी आप हो स्पेशल। गीता मुस्कुरा कर बोली, पर वो इस बात से अनजान थी कि राहुल केबिन का डोर थोड़ा सा खोलकर बाहर खड़ा हुआ था, और उसे देखकर संदीप मुस्कुरा कर बोला, सोच लो गीता, बाद में बोलना कि नहीं मेरे लिए सिर्फ मेरा पति स्पेशल है और कोई नहीं। गीता संदीप की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, इसमें इतना क्या सोचना जरूरी नहीं कि पति स्पेशल हो, और मेरे और राहुल के बीच ये रिश्ता 2 दिन पहल का सर, जावकी आपके साथ में पिछले 5 साल से काम कर रही हूं तो हमारा रिश्ता स्पेशल। जिसे सुनकर संदीप हंसने लगता और उसके साथ गीता भी। राहुल ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराकर डोर बंद करने को होता है, लेकिन तभी गीता संदीप से बोली, सर मुझे ना अपने पति राहुल के बारे में ही बात करनी है आप। इतना बोल वो गहरी सांस लेकर बोली, सर वो मुझे ना। हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, घबराओ मत गीता। संदीप समझ गया था कि गीता कुछ ऐसा बात रही है उसे जो राहुल को नहीं पता सकती है, और शायद राहुल उसकी बात ना समझे और वो उस पर ज्यादा विश्वास करती है। और गीता के पीछे राहुल भी तो उनकी बातें सुन रहा था जो गीता को नहीं पता था। गीता लंबी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है कि मेरा पति बिल्कुल ठीक है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो बहुत घबरा गया है और उसके घर वाले उसे गलत समझ रहे हैं, इसलिए मुझे उसका एक छोटा सा टेस्ट करवाना है बस। गीता की बात सुनकर संदीप बोला, टेस्ट कैसा टेस्ट। वो देख रहा था कि गीता की बात सुनकर राहुल के चेहरे के भाव चेंज हो गए थे, शायद वो हैरान था और गुस्सा भी। संदीप की बात सुनकर गीता थोड़े घबराए हुए बोली, पहली बार मुझे शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, मुझे जानना है कल रात सच में उन्होंने उसके साथ कुछ किया या नहीं, इसलिए एक बार टेस्ट कराने की सोच रही हूं।
संदीप गीता की बात सुनकर बोला, अच्छा तो तुम्हें 6 शक है कि वो किसी और लड़की के साथ कल रात संबंध बना चुका है और तुम्हें उसकी का टेस्ट करना है, राइट? हाँ, पर शक नहीं है, मैं तो बस उसे और उसके परिवार को देखना चाहती हूँ कि कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। गीता थोड़ा उदास होकर बोली, अच्छा पर तुम्हें शक है और बस उसे नाम ये दे रही हो कि दुनिया को देखना चाहती हो कि ठीक है, पर असल में तुम्हें शक है कि वो उस लड़की के साथ। संदीप गीता को देखकर बोला, लेकिन उसकी नज़र राहुल पर भी थी। गीता संदीप की बात सुनकर थोड़ा सोचकर बोली, पता नहीं, मैं भी साफ तैयार से नहीं बोल सकती कि मुझे उस पर विश्वास है जिसकी वजह वो खुद है। अगर वो सही है तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जिसे उसने इसके साथ कुछ ना किया हो। हाँ किया था मैंने उस लड़की के साथ सब कुछ, राहुल आखिर में बोल ही पड़ा। उसे केवल गीता पर विश्वास था कि वो उस पर विश्वास करती है, लेकिन गीता और उसके इस प्यारे दोस्त जिसे वो उससे ज्यादा स्पेशल समझती है, तो फिर यही सही। राहुल की आवाज सुनकर गीता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपना सिर मोड़कर राहुल को देखकर बोली, राहुल तुम यहाँ। इतना बोल वो अपने कुर्सी से खड़े होकर संदीप को देखती है तो वो कुछ नहीं बोलता है और अनजान बनने का नाटक ही करता है कि उसका ध्यान नहीं था। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी गीता? मैंने तुमसे कल रात को ही नहीं बोला था कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो गीता, क्योंकि मैं खुद बोल रहा था कि मैंने गलत किया, लेकिन तब तुमने कहा था कि मुझे विश्वास है तुम पर, तो वो झूठ था ना? राहुल अंदर आकर गीता के सामने खड़े होकर बोला, उसके आंखों में गुस्से से देखते हुए। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था राहुल। गीता राहुल की बात सुनकर उसके आंखों में देखकर बोली, तो क्या अभी झूठ बोल रही थी तुम मेरे पीठ पीछे अपने इस स्पेशल दोस्त के आगे? राहुल गुस्से से संदीप की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, मतलब तुम चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे क्या? ये गलत नहीं। संदीप बोला तो राहुल अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, एकदम चुप, मैं इस समय अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। राहुल संदीप को अपनी आंखें दिखाकर बोला तो संदीप गीता को देखता है और फिर सॉरी बोलकर केबिन से बाहर चला जाता है। राहुल, हद है यार, तुम्हें मेरे सीनियर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो बॉस है यहाँ के, मैं इनके यहाँ नौकरी करती हूँ, कुछ तो शर्म करो। गीता राहुल को आंखें दिखाकर बोली तो राहुल गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक, सॉरी, मुझे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे आगे तुम्हारे स्पेशल दोस्त को ऐसा बोला। वैसे जब वो इतना ही स्पेशल है तो तुम्हें उसी के पास रखना चाहिए। मैं आज अभी तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ, फिर चाहे तुम इसके साथ सोगो तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। राहुल गुस्से में बोला और उसकी बात सुनकर गीता हैरान और गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर बोली, राहुल तुम्हारी सोच भी गिरी हुई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी भी कि तुम उनके ऑफिस में उनके बारे में ही इसी बात कर रहे हो? खैर छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ सच में। राहुल, अब मुझे तुम्हारे परिवार वाले सही लगे। तुम अपनी वाइफ के बारे में ऐसी बात कर सकते हो तो अपनी भाभियों को कैसे छोड़ोगे? इतना बोल वो राहुल को मुस्करा कर देखने लगती है, जिससे राहुल का गुस्सा और बढ़ जाता है और गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मराने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, पर उसे मारता नहीं है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? राहुल मारो ना मुझे, यही तो रह गया है, कर लो। गीता राहुल का हाथ पकड़कर अपने गाल पर इसके हाथ से मारते हुए गुस्से में बोली। तो राहुल गुस्से में एक झटके से अपना हाथ दूर करके बोला, नहीं, अब मेरा ये हक नहीं है, क्योंकि मैंने सच में हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दिया है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो यही खत्म, लाओ मैं ये मंगलसूत्र भी निकाल लेता हूँ। इतना बोल राहुल गीता के गाले में पहना मंगलसूत्र पकड़ने को होता है, लेकिन तभी गीता 2 कदम दूर होकर अपने गाले के मंगलसूत्र को पकड़कर बोली, सोचना भी मत राहुल, वरना अभी तो थापड़ मारा, जरूरत पड़ी तो मार भी सकती हूँ। तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना है तो शौक से करो, पर अब ये मैं अपने गले से कभी नहीं निकलूंगी, क्योंकि मेरे लिए शादी कोई खिलौना नहीं है। तुम्हारी तरह को जब मन किया कर लिए और जब मन किया तोड़ दी। गीता लाल आंखों से राहुल को देखकर बोली, अच्छा है करो नाटक, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा गीता। जिसे सुनकर गीता आंखों में आंसू आने को होते हैं पर उन्हें रोक लेती है और राहुल के पलटकर गुस्से में जाते ही वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। मत आना, और आओगे भी तो अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरी नफरत के अलावा राहुल। इतना बोल वो अपना मुंह छुपाकर हाथों से रोने लगती है और राहुल भी अपने आंखों में आंसू लिए चला जाता है। आदित्य के मीटिंग वाले घर में टीना जिसे रूम में बंद थी, वो उस रूम के खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी, जहां केवल पेड़ पौधे थे। दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई इंसान नजर आ रहा था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। इस समय उसके आगे कोई जानवर भी आ जाए तो वो उसे मारकर खा जाएगी, और कौन इंसान आ जाए तो मजा ही आ जाए। काफी देर तक टीना बाहर देख रही थी, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो वो उदास होकर बोली, एक बार कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे बस, फिर अपनी लाइफ में कभी मर्द जात पर विश्वास नहीं करूंगी और सबसे
ज्यादा तो उस आदित्य के बच्चे और उसकी फैमिली को दर्दनाक मौत दूंगी। टीना को कैद करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? माना कि हैंडसम लड़के मेरी कमजोरी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी था कि कोई भी मुझे धोखा दे देगा। अरे धोखा देना तो मेरा काम है। मैंने जिसे मोना को विक्रम के हाथों मरवा कर अपनी जिद पूरी की थी विक्रम के साथ सोने की ओर, फिर उस बेचारे को धोखा देकर उस बिग बॉस की गोद में बैठ गई थी। वो साला एक नंबर का कमीना निकला। बताओ यार, मेरे मजे लेकर मेरे बॉडी में पता नहीं क्या कर दिया कि अब मेरी भूख बढ़ गई है मर्द के साथ सोने की और खून पीने की। पर जाओ भी, ये काम तो मुझे पसंद था, पर अब क्या करूं? कोई आदमी यहाँ आए तो मैं उसके साथ मजे करके फिर अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से निकल जाऊंगी। उसके बाद असली खेल शुरू होगा। आदित्य, मैं पहले तुम्हारे हाथों तुम्हारी वाइफ को मरवाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ मजे करूंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाता है। उसके तुम्हारा खून करके अपनी प्यास बुझाएंगी। इतना बोल टीना जोर जोर हंसने लगती है। उसी समय एक बाइक वाला घर के आगे से निकल रहा था और किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनकर अपनी बाइक रोक लेता है वहीं पर। तब तक उस लड़की यानी टीना की हंसने की आवाज बंद हो जाती है। वो आदमी घर को देखकर बोला, ये घर तो बंद है, मेरे हंसने की आवाज कहाँ से आई थी? इतना बोल वो आज पास देखने लगता है कि कहीं और से तो आवाज नहीं आ रही थी, पर वो जब किसी को नहीं देखता है तो मुस्कुरा कर, यार मोहित तो ना आजकल ज्यादा ही लड़कियों की आवाज सुनने लगता है। सही कहा किसी ने इंसान की, सही समय पर अगर शादी हो जाए तो अच्छा होता है, वरना वो पागल होने लगता है जिसे मेरे साथ हो रहा है। लगता अब तो करनी पड़ेगी शादी तुझे मोहित बेटे। इतना बोल वो हंसते हुए अपनी बाइक चालू करके जाने लगता है, लेकिन उसकी बाइक आवाज सुनकर टीना जोर जोर रोते हुए हेल्प हेल्प आवाज लगने लगती है। मुझे कोई तो बचाओ प्लीज, हेल्प करो मेरी। क्या इस दुनिया कोई नहीं है जो एक मासूम लड़की को बचा सके? हेल्प करो मेरी, कोई है क्या? जिसे सुनकर वो बाइक वाला आदमी जल्दी से अपनी बाइक रोक देता है और घर की तरफ देख बोला, इसका मतलब इस घर में कोई लड़की फंसी हुई जो किसी को हेल्प के लिए बुला रही है। इतना बोल वो आदमी मोहित अपनी बाइक रोड साइड खड़ी कर भागकर घर के सामने आकर जोर से बोला, क्या तुम इस घर के अंदर कैद हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन पर रही हो? बोलो तभी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। टीना जब किसी आदमी की आवाज सुनती है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है। उसकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है यार, मतलब एक आदमी फंसने के तैयार है उसके जाल में। यही सोच टीना रोनी सी शकल बनाकर बोली, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, मैं इस घर में कैद हूँ। मेरा बुरा पति मुझे यहाँ कैद करके भाग गया, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। जिसे सुनकर मोहित बोला, जरूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपके घर के आगे लॉक लगा है, मैं इस कैसे खोलूं? वो मेरा बुरा पति घर का मैंने डोर लॉक करके चला गया, पर आप एक काम करो, घर के पीछे आ जाओ, यहाँ एक खिड़की है। टीना की बात सुनकर मोहित घर के पीछे का रास्ता देखने लगता है तो और कुछ देर में वो पेड़ और कांटों के बीच से निकलकर आखिर जब पीछे पूछ जाता है जहां उसे एक खूबसूरत लड़की खिड़की के पास खड़ी थी देखी घर के अंदर घर। अरे आपको आपका पति यहाँ बंद करके क्यों चला गया? वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप बाहर से इस खिड़की का लॉक खोल दो बाहर से। टीना अपने चेहरे पर आए खुशी को छुपाते हुए बोली तो मोहित हाँ में सिर हिलाकर खिड़की के लॉक को पूरी ताकत से खोलने लगता है। ये थोड़ी जमा हो गई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं खोल दूंगा अभी। मोहित टीना को देखकर बोला तो टीना हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ वो बहुत टाइम से बंद है ना, इसलिए शायद, पर आप कोशिश करो, आप कर सकते, आप मुझे बचा सकते हो, आप मेरे हीरो। टीना मोहित को देखकर बोली तो मोहित तो मानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लोक को खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर इंतजार करके जब टीना को लगता है कि ये आदमी कमजोर पड़ रहा है और अपनी ताकत भी काम लगा रहा है तो वो कुछ सोच अपने टॉप के ऊपर के बटन खोलकर बोली, जल्दी करो ना यार, यहाँ बहुत गर्मी कर रहे हैं। टीना की बात सुनकर मोहित की नजर कांच में से उसके सीने पर जाती है तो उसके दिल के धड़कन तेज हो जाती है और आसपास देख फिर कुछ सोचकर जोर से पूरी ताकत लगाने लगता है, पर उससे एक कुंडी नहीं खोल रही थी। ये देखकर टीना जाकर सामने बेड पर बैठकर बोली, मैं यही बैठी, जल्दी करो बस। इतना बोल वो सामने बैठ जाती है। मोहित एक तो इतनी उम्र तक सिंगल लड़का, ऊपर से जब उसके हाथ में कोई लड़की मिली है तो उसके पीछे में ये खिड़की आ गई है। बेचारा फल देख तो सकता है लेकिन खा नहीं सकता है। टीना धीरे से बोली और वो उसे और ज्यादा तड़पाने के लिए अपने टॉप के बटन खोलने लगती है गर्मी बोलकर, जिससे मोहित पागल सा हो रहा था और अब तो कांच तोड़ने की कोशिश करने लगता है पत्थरों से, कभी हाथ से। और ये देखकर टीना को अब गुस्सा आने लगा था, इसमें उसका भी तो घाटा हो रहा था ना, उसे भी इस आदमी से उसकी प्यार बुझानी थी, पर ये तो बहुत कमजोर है। और अब टीना की इच्छा खत्म हो जाती है कि इस आदमी से कुछ हो गया, पर वो उसे तड़पना बंद नहीं करती है और अपना टॉप निकाल देती है, जिसे देखकर तो मोहित के माथे से पसीना आ जाता है और वो टीना का देखे जा रहा था तो टीना बेटे पर लेटे कर बोली, मेरे पास आ जाओ ना। मोहित ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ से कैसे अंदर जाए।
कुछ सोचकर वो वापस अपनी बाइक के पास आकर वहां से एक रोड लेकर लोहे की फिर वापस आकर उससे कांच तोड़ने लगता है। टीना बस मुस्कुरा रही थी, इस मर्द मोल जाए तो मजा ही आ जाए कर जो पागल हो रहा है। काफी मेहनत के बाद आखिर कांच टूटने की आवाज आती है तो टीना हैरान और खुश होकर बेड से उठकर देखती है तो उस आदमी में कांच तोड़ा एक साइड को पूरा और फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना बोल वो खिड़की से अंदर आकर टीना के पास आता तो टीना शर्माते हुए बोली, हाँ सच में आप में बहुत ताकत है, आप मेरे हीरो हो। जिसे सुनकर मोहित टीना के पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। तभी टीना शर्माते हुए मोहित के सीने से चिपक कर बोली, इस मत देखो हमें शर्म आती है। मोहित ये देखकर हैरान था लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है और टीना को अपने बाहों में भर कर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, पता नहीं क्यों तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया। वो किसी और से प्यार करता है शायद इसलिए। टीना मोहित की बात का जवाब देते हुए बोली। तो मोहित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम मेरी हो अब और हम यहां से दूर भाग जाएंगे बेबी। मोहित बोला तो टीना बस धोरे से हाँ में सिर हिला देती है, पर वो अपने खून की भूख को शांत करने की कोशिश कर रही थी और फिर मोहित टीना को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो टीना को किस करते हुए उसे प्यार करने लगता है, यानी अपनी मौत को। दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में आदित्य अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी मोना उस रूम का डोर खोलकर बाहर आती है कपड़े पहन हुए और फिर वो आदित्य को देखकर नींद भरी आंखों से जाकर उसके गोद में बैठकर बोली, आदित्य आपने थोड़ा आराम किया, यहाँ मुझे सुलाने के बाद सीधा आकर आप काम ही करे रहे हैं। आदित्य जिसका पूरा ध्यान इस समय लैपटॉप पर था, वो अपनी वाइफ के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका कर बोला, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों से ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो काम बहुत बढ़ गया है इसलिए काम कर रहा हूँ, वरना तुम्हें छोड़ने का मन हो नहीं करता है। आदित्य मोना के कंधे पर अपना सिर रख अपनी आंखें बंद करके बोला तो मोना को उसके लिए बुरा लगता है। आराम कौन नहीं करना चाहता है, वो तो अभी हद से ज्यादा सो रही है, लेकिन आदित्य के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो एक दिन काम ना करे तो उसे अगले दिन और ज्यादा काम करना पड़ता है। मोना आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए सोच रही थी, तभी सामने कांच में से एक गोली तेज रफ्तार से आती है और सीधा की ओर आने लगती है और मोना तब तक उसे देखती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो गोली आदित्य के कंधे को टच करके उसके लैपटॉप में जाकर लगती है, जिसे देखकर मोना शॉक रह जाती है और वो खड़े होकर आदित्य के कंधे को पकड़कर बोली, आदित्य आप ठीक हो ना? आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। मोना की नजर फिर सामने बिल्डिंग की ओर जाती है जहां वो दो जाने पहचाने चेहरे देखती है, विनोद और राशि। मोना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सामने बिल्डिंग से विनोद मोना का देखते हुए अपने हाथ की दो उंगली से पहले अपनी आंखों की तरफ कर उन्हें फिर मोना की तरफ करके इशारे में बोला, ऐसा मत सोचना कि मेरा निशान चूक गया तभी तुम्हारा पति नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही तुम्हारे पति से दूर गोली चलाई थी। ये तुमको धमकी की आगे से तुम या तुम्हारा पति बिग बॉस के रास्ते में आए तो अगली गोली सीधी तुम्हारे पति के सीने में लगेगी, इसलिए आगे से दूर रहना और इस बिग बॉस की आखिर धमकी ही समझना, समझी? इतना बोल विनोद अपनी बंदूक नीचे करके राशि के साथ चला जाता है और मोना उसका इशारा समझकर गुस्से में लाल हो रही थी। उससे गलती हो गई, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो अब इन्हें नहीं छोड़ेगी। राशि विनोद के साथ मुस्कुराते हुए लिफ्ट से नीचे आने लगती है। तभी विनोद उसके करीब आकर लिफ्ट बीच में रोक देता है। क्या हुआ, तुमने लिफ्ट बीच में क्यों रोकी विनोद? राशि कंफ्यूज होकर बोली और वापस चालू करने को होती है। तभी विनोद उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे करके बोला, राशि देखो अब हमें पावर मिले चुकी है तो तुम अब उस लड़के राम को खुद को छूने भी नहीं दोगी, समझी? विनोद हल्के गुस्से में राशि का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसके होठों को देखते हुए बोला। राशि उसके आंखों में देखकर बोली, पर मैं अब उसे कैसे रोक सकती हूँ, वो हमारी टीम का हिस्सा है और इसे मेरी आदत पड़ गई है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। राशि की बात सुनकर विनोद उसके होठों पर किस करते हुए काट लेता है। क्या किया तुमने विनोद, मुझे दर्द हो रहा है। राशि अपने होठों पर हाथ रखकर बोली तो विनोद प्यार से उसके चेहरे को छू कर बोला, देखो बेबी अब ये बहुत हो गया है, मुझे अब पसंद नहीं आ रहा है कि तुम उसके साथ रात को सोने के लिए मुझसे झूठ बोलती हो। ऐसा नहीं है विनोद, मैं तो बस रात को थक जाती हूँ, उसके साथ तो तुम्हारे पास नहीं आ पाती हूँ। राशि अपना सिर नीचे करके बोली तो विनोद उसका सिर ऊपर करके उसके आंखों में देखने लगता है तो राशि को खुद से नजरें ना मिलता देख विनोद मुस्करा कर बोला, मतलब तुम्हें भी उसके साथ मजा आ रहा जैना? जिसे सुनकर राशि इस देखती है और फिर कुछ बोलने को होती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले तो चुप रह जाती है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी ये चुप्पी साफ बता रही है बेबी कि तुम्हें उसका साथ बेड पर पसंद आ रहा है, शायद मुझसे भी ज्यादा ना।
विनोद अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोला तो राशि बोली, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो बस। पर वो आगे कुछ बोलती तभी विनोद उसके होठों पर उंगली रखकर धीरे से बोला, कुछ मत बोलो, मैं समझ रहा हूँ और होता है, आखिर तुम भी तो एक औरत हो, फिर तुम एक मर्द के साथ कैसे रह सकती हो, और यही वजह थी कि मैं तुम कभी भी नहीं रोकता किसी मर्द के पास जाने से, क्योंकि मुझे पता औरत धोखा देते ही देती है, और तुम मुझे पीठ पीछे देती तो उससे अच्छा मैंने तुम्हें खुद इस चीज की इजाजत दी थी ना बेबी, और बदले में एक वचन मांगा था कि तुम किसी से प्यार नहीं करोगी, बाकी तुम कुछ भी करो मैं नहीं रोकने वाली। विनोद में नहीं करती सच में किसी से प्यार, राशि नम आंखों से बोली तो विनोद उसके आंखों से आंसू साफ करके बोला, अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई है, प्यार ही तो हुआ है तुम उससे, तो मैं उसे खत्म कर देता हूँ ताकि सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। विनोद अपने हाथ में लिए बंदूक को राशि को देखा कर बोला और फिर लिफ्ट चालू करने के लिए जैसे ही बटन दबाने को होता है तभी राशि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखकर फिर उसे किस करने लगती है। उसके आंखों में आंसू थे, वो राम को कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। यही सोच वो उस करते हुए लिफ्ट में ही विनोद के साथ शुरू हो जाती है और उसके खत्म होते ही उसके ऊपर से उठकर बोली, लो अब तो खुश, यही चाहिए रहा था, तुम्हें मिल गया। इतना बोल वो अपने कपड़े पहनने लगती है तभी विनोद उसका हाथ पकड़कर यूज अपने गोद में बैठकर उसके पीछे गर्दन पर किस करके बोला, हाँ यही चाहिए था मुझे और यही मेरी आदत पड़ गई है, यानी तुम मेरी कमजोरी हो राशि, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम मुझे नहीं मिली तो वो किसी को मार सकती हो। इतना बोल वो उसे खुद से चिपका लेता है। राशि का मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए या इसे गोली मार दे, उसकी मर्जी, उसे जिसके साथ रहना है तो वो रह सकती है, लेकिन इस आदमी के डर से वो क्या अब अपने राम से दूर रहेगी। राशि ये सोच ही रही थी तभी विनोद उसके माथे पर से किस करके बोला, ठीक मैं उसे नहीं मार रहा हूं, पर अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक रहे तो उससे दूरी बनाना शुरू करो अभी से और मेरे करीब आओ जितना आ सकती हो, समझी। विनोद बोला तो राशि कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसके गोद में बैठी रहती है। चलो अब चलते हैं, अब तो ये सब होता रहेगा, कई बार तुम्हें राम के आगे ही करना होगा। विनोद राशि को खड़ा करके फिर खुद भी खड़ा होकर बोला तो राशि शौक रह जाती है, लेकिन विनोद अपने कपड़े पहनने लगता है और राशि फिर लिफ्ट चालू करके अपनी बंदूक अपने पीठ के पीछे छुपा कर राशि को खुद से चिपका कर बोला, अब उसे ऐसा देखना कि तुम उससे नहीं मुझे प्यार करती हो और तुमने उसके साथ नाटक किया था बस। उसके उतना बोलते ही लिफ्ट का डोर खोलता है और फिर दोनों लिफ्ट से बाहर आकर होटल से बाहर आकर अपने कार के पास आ जाते हैं। राम जो पीछे बैठा था वो राशि के लिए डोर खोल देता है। विनोद आगे सीट पर बैठ जाता है, कार चलो करके राशि को देखता है जो राम को देख रही थी, उससे अंदर आने का इशारा कर रहा था। राशि डोर बंद करके विनोद के साथ आगे बैठकर विनोद से बोली, चलो। विनोद एक नजर मुस्कुराकर राम को देखता है जो हैरान था और फिर कार आगे बढ़ा देता है। राम राशि को देख रहा था और कुछ सोचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, राशि मेरे पास आओ ना। हाथ हटो राम, और तुम बच्चे हो क्या, और मत भूलो अब विनोद हमारा बॉस, तो मैं विनोद के साथ अब रहूंगी और उसका ऑर्डर मानूंगी। इतना बोल वो विनोद का एक हाथ पकड़कर अपने पैर पर रख लेती है। ये देखकर विनोद मुस्कुराकर उसके पैर पर हाथ फेरने लगता है और राम गुस्से से उसका हाथ हटाकर बोला, ये क्या खबरदार जो तुमने मेरी राशि को छुआ भी। राम विनोद को देख गुस्से से बोला, लेकिन तभी राशि गुस्से से राम गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर बोली, तमीज से बात करो राम, उनसे, वो अब हमारे लीडर हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। राम हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर राशि को देख रहा था जो विनोद के गाल पर किस करके उसे सॉरी बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे इस बार अपने कपड़े के अंदर लेती है। तो ये देख राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर बिना कुछ बोले दूर होकर बैठ जाता है। राशि अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, वो किस वजह से रखा वो उसे ही पता हो, पर राम के आंखों से आंसू बह रहे थे और विनोद तो मुस्कुरा कर अपना हाथ फेर रहा था। उसी गाड़ी के पीछे एक आदमी बेहोश पड़ा था, रस्सी से बंधा हुआ, वो विक्रम था जिसे मारने का ऑर्डर आ गया था विनोद के पास, इसलिए उसने पहले विक्रम को बेहोश करके उसे बांध कर डाल दिया था और फिर उसने बिग बॉस को खुश करने के लिए आदित्य पर गोली चलाई, जिससे उसने उसकी वाइफ प्रिया को खोली चुनौती दी है कि वो अब बिग बॉस को परेशान करने सोचे भी नहीं तो अच्छा है, वरना वो उसे और उसके पति को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में के केबिन में मोना आदित्य सोफे पर बैठे हुए थे और मोना उसके कंधे की चोट पर पट्टी लगा रही थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर बहुत कठोर भाव थे। आदित्य को एहसास था कि उसकी वाइफ अभी गुस्से में और वो उन्हें नहीं छोड़ेगी जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। बेबी कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, देखो मैं ठीक हूँ। जिसे सुनकर मोना उसे देखकर फिर अपने हाथ में लिए दवाई बॉक्स को साइड में रखा कर बोली,
कुछ भी सही नहीं था, अब हद होगी आदित्य, ये लोग खोलकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और मैं आपके वजह से चुप हूं, वरना कोई भी नहीं बचेगा और अब तो बिल्कुल भी इनकी हिम्मत और बढ़ और हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने की सोचे उसे से पहले अब इन लोगों का काम खत्म करना होगा मुझे। मोना गुस्से में बोली, मतलब अब खून करेगी? मोना का चेहरा देख और उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, जिसे सुनकर मोना एक नजर उसे देखकर बोली, बिल्कुल आदित्य, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ आपके और अपने बेटे को रक्षा के लिए। जिसे सुनकर आदित्य कुछ बोलता तभी केविन का डोर जोर जोर से नोक होता है। मोना और आदित्य उस तरफ देखते हैं, वहां आरव खड़ा था रवि के साथ और जोर जोर से डोर नोक कर रहा था। मोना उसे देखकर खुद को एकदम से नॉर्मल करके आदित्य को देख एक नजर और फिर उठकर डोर खोलती है तो आरव भागकर आदित्य के पास आते हुए बोला, डैडी डैडी आप ठीक हो ना? शाम के 7 बजे टीना कैद थी उस घर में। वो बाइक वाला लड़का मोहित टीना के साथ सब कुछ करने के बाद उसे अपने बाहों में भरकर लेटा था। टीना उसके सीने से चिपकी हुई थी। मोहित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सोचकर बोला, बेबी आज मैं बहुत खुशी। क्यों? टीना अपनी थकना को दूर करते हुए बोली, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचकर खुद और अपनी किस्मत पर रोता रहा कि आखिर मेरी लाइफ में ही क्यों कोई लड़की नहीं आई। मेरे उम्र के सभी दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरी लाइफ लड़की आने से पहले चली जाती थी। कभी कभी मुझे लगा कि मेरे लिए भगवान ने लड़की नहीं बनाई शायद, पर बुरा लगता था अपने दोस्तों के साथ उनकी वाइफ देख और मेरा मजाक भी उड़ते थे। अब तो हालत ऐसी होगी गई, घर निकलते समय और घर में जाते समय ताने ना सुनने पड़े। ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। जिसे सुनकर टीना अपना सिर बाहर निकालकर उसे देखती है, उसके आंखों आंसू देख वो हैरान हो जाती है कि यह आदमी इसलिए रो रहा है कि इस कभी लड़की नहीं मिली और उसे इतने लड़के मिले कि एक के साथ ज्यादा रुक ही नहीं सकी और इस खुद वो मारने वाली जिससे ये पागल अनजान है कुछ देर बाद ये बोलेगा कि उसे लड़की नहीं चाहिए। टीना ये सोच रही थी तभी मोहित उसके होठों पर किस करके मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अब मैं खुशी हूं, अब साली मौत भी आ जाए तो गम नहीं, कम से कम अब गम तो नहीं होगा कि लाइफ में कोई लड़की मिली नहीं। इतना बोल वो वापस टीना का सिर अपने सीने से चिपका लेता है। अच्छा है, आपके लिए यही सोचना अच्छा होगा कि कम से कम कोई लड़की ने आपको प्यार किया, भले ही आपके लास्ट समय में किया हो, लेकिन किया तो ना। जिसे सुनकर मोहित बोला, अरे वो तो मजाक था, अब तो तुम्हारे साथ पूरी लाइफ निकलनी है बेबी। मोहित मुस्कुराकर टीना को अपने बाहों में भर ही बोला, तभी टीना उसके ऊपर बैठ जाती है एकदम और दुखी चेहरा बनाकर बोली, सॉरी यार, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट समय ही था, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे क्या बोले जा रही हो, और मजाक नहीं, भला तुम मुझे क्यों मरोगी? मोहित हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारा खून पीना है। मोहित अभी मजाक समझ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर बेटी लड़की की आंखें एकदम से नीली होने लगी और वो अपने हाथों को ऊपर करती है तो उसके नाखून बड़े और नुकीले होने लगे, जिसे देखकर मोहित के चेहरे के भाव एकदम से चेंज होने लगे थे, जिन्हें देखकर टीना हंसते हुए बोली, अब बोलो कि तुम खुश हो कि तुम मौत मिल रही है मेरे हाथों, बोलो ना कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें लड़की के साथ सब कुछ करने के बाद ही मौत मिल रही है। इतना बो टीना जोर जोर से हंसने लगती है अपना सिर ऊपर करके। मोहित के माथे पर पसीना आ गया था और वो अपने ऊपर बैठी लड़की, भयानक लड़की का ये रूप देखकर बोला, तुम कौन और तुम मुझे क्यों मरना चाहती हो? टीना अपना सिर नीचे करके मोहित की हालत देखकर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी मौत हूं और तुमने मुझे बचाकर खुद अपनी मौत को, लाइफ को मेरे हवाले कर दिया। मैं बहुत टाइम से भूखी हूं, क्या तुम मेरी भूख नहीं मिटोगे? इतना बोल टीना मोहित के गाल पर हाथ रखकर मासूम नजरों से उसे देखने लगती है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और क्यों मुझे मरना चाहिए हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही सपना देखा था कि लाइफ जिसके वो सब करूंगा उसके साथ अपनी पूरी लाइफ निकालूंगा, वरना अगर मुझे यही सब करना होता तो बाजार में लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे तुम पसंद आई, केवल तुम, और मैंने उसी समय तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खा ली थी और अब अपने प्यार की हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। लो मुझे मारकर मेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ लो। मोहित इतना बोलकर टीना के दोनों हाथों को पकड़कर उसके नाखून अपने सीने पर रखकर उन्हें दबाते हुए मुस्कुराकर टीना को देखे जा रहा था और टीना जी हैरानी थी इस लड़के की बात सुनकर। वो कभी इस लड़के की आंखों में देखती जहां कोई डर नहीं था और ना उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे, वो बस उसे मुस्कुरा कर देख रहा था और फिर उसके नजर अपने हाथों पर जाती है जो उस लड़के के सीने पर जाती है, जिन्हें वो लड़का पकड़कर उसके नुकीले नाखून को अपने सीने में चुभो रहा था और अब तो वहां से खून भी आने लगा था। तुम पागल हो क्या, और क्या तुम दर्द नहीं हो रहा या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? टीना हैरान होकर बोली तो मोहित मुस्कुरा कर बोला,
ऐसा ही कुछ समझ लो, पागल तो मैं हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में बेबी, और अब तुम्हारी भूख के लिए मैं अपना खून तुम दे रहा हूँ, तो फिर कभी मेरे प्यार का मजाक मत उड़ना। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, ये हमेशा याद रखना, मुझे कभी कभी याद कर लिया करो बेबी। कि कोई था पागल जिसने खुशी खुशी अपनी जान ले ली तुम्हारी भूख के लिए। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अब उसके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा था हल्का, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नहीं जाही थी। उसकी बात सुनकर टीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने हाथ दूर करके मोहित के ऊपर से उठकर बेड से उतर कर बोली, नहीं मुझे नहीं पीना कोई खून, तुम जाओ यहाँ से और अपना इलाज करो वरना तुम मर जाओगे, जो यहाँ से प्लीज। टीना ये सब बोलते हुए पलट जाती है। वो किसी को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर इस लड़के ने और इसकी बातों ने उसका दिल जीत लिया था, वो अब इस छोड़ना चाहती थी। क्या हुआ, पी लो ना, देखो मैं ये रहा। मोहित दर्द में बोला तो टीना गुस्से में पलट कर बोली, एक बार में तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती है, जाओ यहाँ से वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, जाओ यहाँ से, मैं तुम छोड़ रही, जाओ यहाँ से। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकता बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना किसी से करती हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से जिससे पहले मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। टीना गुस्से में बोली। दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में आरव को आदित्य की तरफ भागता देख मोना बोली, आराम से बच्चे, डैडी को चोट लगी है। मोना की आवाज सुनकर आरव वही रुक जाता है और फिर वो आदित्य के कंधे पर लगी पट्टी को देखकर बोला, डैडी ये आपको कैसे लगी। आदित्य एक नजर मोना को देख फिर आरव को अपने गोद में बैठा कर बोला, डैडी बिल्कुल ठीक है, और ये तो छोटी सी चोट है। अच्छा ये बताओ अपने दिन भर क्या किया रवि अंकल के साथ। आदित्य आरव के सिर के बालों को ठीक करके बोला तो आरव हंसते हुए बोला, रवि अंकल और बाकी सभी के साथ मैंने बहुत मस्ती की, आपके ऑफिस के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। आरव की बात सुनकर मोना और आदित्य रवि को देखते हैं तो वो अपना सिर नीचे करके बोला, सॉरी, वो आरव को खिलाने में सभी लग गए तो काम नहीं कर पाया। जिसे सुनकर आदित्य गुस्से से रवि को घूरने लगता है। मोना ये देख गहरी सांस लेकर बोली, आगे से इस शैतान को यहाँ लाना ही नहीं है, इसने बताओ किसी को काम नहीं करने दिया। मोना आदित्य के पास आकर आरव को उठाकर अपने गोद में लेकर बोली, लेकिन मम्मा मैंने क्या किया। आरव मासूम सा चेहरे से बोला तो रवि अपना सिर ऊपर करके उसे घूरने लगता है, वो खुद इस लड़के के वजह से परेशान हो गया था। आदित्य खड़ा होकर बोला, तुम और बाकी लोग जिन्होंने अपना काम नहीं किया है वो नाइट में काम करे वरना किसी को आज का पेमेंट नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर रवि और मोना शौक रह जाते हैं। रवि रोनी सी शकल बनाकर मोना देखता है, वो उनके बेटे के वजह से हो तो दिन परेशान हुआ और अब रात भर नहीं। यही सोच वो रोनी सी शकल बना रहा था। मोना उसके हालत देखकर समझ रही थी और अपने बेटे को घूर के देखती है, इस लड़के की वजह से अब सभी लोगों को सजा मिलेगी। मोना को खुद को घूरता देख आरव अपना चेहरा मोना के सीने में छुपाने लगता है। ये देख मोना गहरी सांस लेती है, क्या करे वो इस लड़के का। लेडी बॉस प्लीज, रवि धीरे से बोला तो मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, मैं कोशिश करती हूँ। इतना बोल वो भी आरव को लेकर केबिन से बाहर आती है तो आदित्य लिफ्ट के पास खड़ा था। आदित्य सोनो ना, आप ऐसा मत करो, हमारे बेटे के वजह से वे लोग का नहीं कर पाए। मोना बोली तो आदित्य लिफ्ट के अंदर आते हुए पलटकर उसे देखता है तो वो जल्दी से लिफ्ट में आ जाती है। डोर बंद होते ही आदित्य बोला, बिल्कुल नहीं, तुम ही पता भी एक दिन की कमी कितनी हमारी कंपनी की, अगर मैंने आज इन्हें माफ कर दिया तो ये फिर इस ऐसा करके। लेकिन हमारे बेटे। मोना आदित्य की बात सुनकर बोलने को होती है तो आदित्य आरव के सिर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे बेटे ने क्या इनके हाथ पकड़ लिए थे, वो बच्चा है, अगर तुम उसके साथ खेलना चाहोगी तो वो मना थोड़ी करेगा, उसे तो और अच्छा लगेगा। पर आदित्य वे लोग दिन भर यहाँ रहे हैं, थोड़ा तो काम किया होगा उन्होंने, और रात को कैसे करेंगे पूरी रात भर। मोना परेशान होकर बोली तो आदित्य मुस्करा कर बोला, तुम उनकी चिंता मत कर, वो चाहे तो 2 घंटे में अपना काम करके जा सकते हैं। जिसे सुनकर मोना हैरान हो जाती है और कुछ सोचकर बस अपना सिर हिला देती है, शायद आदित्य सही बोल रहा है, वैसे भी उसने थोड़ी काम किया, उसे पता हो इन लोगों का सही काम कितने घंटे का है। आदित्य फिर आरव को अपने गोद में लेने लगता है तो मोना बोली, रहने दीजिए आदित्य, आपके कंधे में चोट लगी है, वो तो तुम्हारे पीठ में भी लगी है और मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आदित्य आरव अपने गोद में लिए बोला, वो थक कर सो चुका था। आदित्य फिर मोना का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से आरव को चिपके खुद से लिफ्ट से बाहर आता है तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और आदित्य को देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। सभी परेशान थे कि उनके बॉस ने उन्हें नाइट में भी काम दे दिया। मोना सभी के उदास चेहरे देखकर दुखी हो रही थी, इसलिए आदित्य बाहर जाने से पहले रुक कर बोला, आप लोगों अपना अपना काम करके जल्दी निकल जाना, और हाँ आपको इसका अलग से पैसा मिलेगा।
जिसे सुनकर मोना सभी को देखती है तो अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर वे लोग पैसे के लिए तो काम करते हैं, अब जब उनके बॉस उन्हीं इसके अलग से पैसे देखेंगे तो भला कौन मना करेगा। और सभी को खुश देख मोना भी मुस्कुराने लगती है और वो आदित्य के साथ कार में बैठ जाती है और खुद कार चलती है आदित्य की जगह ताकि वो आराम कर ले थोड़ा सा। आदित्य उसके पास वाली सीट पर आरव को गोद में लिए हुए बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये देख मोना मुस्कुराकर कार चलाने लगती है। संदीप की कार में, गीता तो अब तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम वापस तुम्हारे घर छोड़ दूं? वैसे तुम्हारे मोम डैड तुम्हारी शादी से खुश तो नहीं होगे, ऊपर से तुम लोगों का डाइवोर्स हो गया है, मतलब अलग हो गए हो, तो वो क्या बोलेंगे? आई नो। संदीप अपने पास सीट पर बैठी गीता से बोला जो चुपचाप बैठी थी। गीता संदीप की बात सुनकर सामने देखते हुए बोली, नहीं सर, मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती हूँ, आप मुझे किसी भी होटल के आगे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ रूम लेकर रह लूंगी और वहीं से रोज हॉस्पिटल आ जाया करूंगी। गीता बिल्कुल शांत टोन में बोली, जिसे सुनकर संदीप समझ गया कि अभी वो बहुत उदास है। नहीं, मैं तुम ऐसा नहीं करने दूंगा, संदीप नामे सिर हिलाकर बोला। तो गीता उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो संदीप बोला, वो तुम सेव नहीं रहोगी वहां, इसलिए मना किया। और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर, मैं अब राहुल या उसके घर नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे रिश्ता खत्म करके गया इसलिए, और मोम डैड के घर में जा नहीं सकती हूँ, तो अब मुझे कहीं तो रहना ही होगा ना। गीता बोली तो संदीप हाँ में सिर हिला बोला, पर अगर तुम सही समझो तो मेरे पास एक रास्ता है गीता। गीता कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है तो संदीप बोला, मेरे घर पर मैं अकेला रहता हूँ और बहुत कम घर पर जाता देखा, दिन में अपने क्लिनिक और रात हॉस्पिटल में रहता हूँ, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है और घर जाने का मन नहीं करता है तो वही कुछ घंटे आराम कर लेता हूँ, पर अगर तुम मेरे घर पर रहती हूँ तो वो सुना नहीं रहेगा और तुम चिंता मत करो, वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, 1-2 गार्ड हमेशा डोर पर रहते हैं। गीता नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं सर, अच्छा नहीं लगता, मैं होटल में रह लूंगी। देखो गीता, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो यार, होटल में पता नहीं कैसे लोग आते हैं, रात को तुम कैसे रोगी, मेरी मानो मेरे घर पर चलो, जहां अगर तुम होगी तो मैं भी रात 1-2 घंटे आ जाया करूंगा, बाकी तुम्हें जैसा सही लगे, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं। संदीप गहरी सांस लेकर बोला तो गीता सोच में पड़ जाती है, कभी देर वो सोचकर हाँ में सिर हिला देती है। संदीप मुस्कुरा कार रोक देता है अपनी तो गीता कंफ्यूज होकर बोली, अरे सर, अपने कार क्यों रोक दी? हम आ गए मेरे घर, संदीप मुस्कुरा कर बोला और फिर कार से उतर जाता है। गीता शौक होकर कार से उतर करके बोली, मतलब अपने सब पहले ही प्लान कर लिया था और आपको पता था मैं आपको मना नहीं करूंगी। संदीप मुस्कुराकर सॉरी बोलकर बोला, वो मैं अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा मन कर तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, आओ देखो कैसा है मेरा घर। इतना बोल संदीप घर के अंदर चला जाता है और गीता उसकी बात सुनकर बस हल्का मुस्कुराकर उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ विनोद अपनी कार को सुनसान सड़क पर रोक देता है, फिर अपने पास बैठी राशि से बोला, उसे यही खत्म कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कौन मार कर गया। राशि हाँ में सिर हिला देती है पर पीछे सीट पर बिठा राम बोला, लेकिन ये गलत है, आप लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारे लीडर ही नहीं भाई, सब कुछ है, उन्होंने हमें कई बार बचाया है। जिसे सुनकर विनोद गुस्से से उसे देखकर बोला, तो क्या चाहते हो हम भी मरे इसके तरह, इसने बिग बॉस से झूठ बोला था, उसकी ये सजा है और हमारी ये गलती होगी कि हम इस छोड़ रहे हैं, फिर कोई नहीं बचेगा। विनोद रहने दो, उसे समझ नहीं आएगा। राशि इतना बोल अपना सिर मोड़कर राम की तरफ अपनी बंदूक पॉइंट करके बोली, अब एक शब्द और अपने मुंह से निकाला तो हम तुझे भी मार देंगे उसके साथ। राम शौक होकर राशि को देखने लगता है लेकिन राशि उसे फिर इग्नोर करके बोली, चलो अपना काम करते हैं। विनोद हाँ में सिर हिला देता है और फिर राशि और विनोद कार से उतर जाते हैं और कार के पीछे से विक्रम को निकाल लेते हैं और उसे बीच रोड पर डाल देते हैं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। विक्रम को हल्का होश आता है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो विनोद उसके तरफ बंदूक पॉइंट करके खड़ा था और उसके पास खड़ी राशि मुस्कुराकर ये देख रही थी। तुम लोग मुझे मारकर तो बिग बॉस के नजर में जाओगे, लेकिन याद रखना वो आदमी किसी ने तुम भी मरवा देगा। उसने पहले मेरे हाथों मेरी मोना को मरवाया था और फिर टीना को हमारे खिलाफ किया, उसके बाद तुम लोगों को मरे खिलाफ करके आज मुझे मरवा रहा है। तुम लोगों के हाथों किसी दिन ये नजारा तुम लोगों के साथ भी हो सकता है जब तुम्हार कोई अपना तुम्हारे ऊपर बंदूक तान के खड़ा होगा। विक्रम दोनों को देखकर बोला। तो राशि और विनोद पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों हंसने लगते हैं एक साथ, जिसे देखकर विक्रम कंफ्यूज हो जाता है। राशि हंसते हुए बोले,
विक्रम सर, आप तो बहुत भूले निकले यार। मुझे लगा कि आपको कुछ तो पता होगा हमारे बारे में, लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं पता कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और शुरू से हमारा प्लान था, जब टीना आपको मोना के खिलाफ कर रही थी तब मोना आपसे मिलने आने वाली थी, लेकिन जैसे ही हम पता चला तो हमने उसे वहीं रोक लिया किसी काम। और फिर बिग बॉस को मोना के बारे में हमने झूठ बोला कि उनके खिलाफ जा सकती है, तब उन्होंने आपको मोना को मारने का ऑर्डर दिया था। राशि हंसते हुए बोली तो विक्रम शॉक हो जाता है। और सोनो, और तुम पता, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड टीना का चक्कर अजय के साथ चल रहा था, जिसके हमारे पास फोटो भी थी जिसमें वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, और टीना ने उन्हीं फोटो पर मोना फोटो लगवाकर तुम्हें दिखाई थी। विनोद हंसते हुए बोला। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक रही थी, यानी मोना को छोड़कर सभी लोग उसे धोखा दे रहे थे। और उसके चेहरे को देख राशि अपनी हंसी को कंट्रोल करके उसके पास बैठकर उसके पर हाथ फेरते हुए बोली, एक बार और सॉरी विक्रम सर, वो क्या है ना कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आपको मारने के सिवा, पर हम आपको मारते समय आपको सारी कंफ्यूजन और गलत फहमी है ना, उसे दूर कर देते हैं कि हम आपके लिए नहीं बल्कि सीधे बिग बॉस के लिए काम कर रहे थे। उन्हें हर बात आपसे पहले हम बता रहे थे, जिसे हमने ये पहले ही बता दिया था कि हमें पकड़ कर कैद करने एजेंट अंकित था। तो तुमने जैसे ही बिग बॉस के आगे झूठ बोला कि तुम्हें नहीं पता, तभी उन्होंने अपने आदमी से कहकर हम ये बता दिया था कि अब आपका नंबर है और आपकी जगह मेरा पति विनोद हमारा लीडर होगा। राशि मुस्कुरा कर बोला तो विक्रम भी हंसते हुए बोला, हमारा नहीं केवल तुम्हारा होगा समझी, क्योंकि अब टीम में बचा ही कौन है, तुम दोनों बस। विनोद गुस्से से विक्रम को घूरने लगता है, तुम दोनों की जोड़ी यार कमाल की है, मतलब नाम के पति पत्नी हो, बस ये किसी के साथ भी सोए उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर ये भी किसी के साथ सोए इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विक्रम दोनों को जोर जोर से हंसते हुए बोला तो राशि विनोद को देखकर बोली, क्या तुम भी किसी के साथ मेरे अलावा सोए हो विनोद? नहीं नहीं बेबी, ये कमीना झूठ बोल रहा है, और तुम्हें पता है ना मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। विनोद बोला तो राशि हाँ में सिर हिला देती है और फिर खड़े हो जाती है दूर विक्रम से। विनोद ये देखकर विक्रम के ऊपर गोली चला देता है। विक्रम मुस्करा कर बोला, थैंक्स विनोद, अब मैं अपनी मोना के पास खुशी खुशी जा सकता हूँ। इतना बोल ऊपर देखकर बोला, मोना मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास अपने पापों की माफी मांगने के लिए। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देख राशि बोला, चलो मर गया। विनोद मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है और फिर राशि के साथ वापस कार की तरफ चला जाता है और दोनों कार में बैठ जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया राशि, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। पूछे सीट पर बिठा राम नम आंखों से बोला तो राशि गुस्से से उसके सिर पर बंदूक पॉइंट करके बोली, चुप बैठा रहे, अगर जिंदा रहना है तो, वरना अगला नंबर तेरा भी हो सकता है, समझा? हाँ तो मार दो, दो लोग कर भी क्या सकते हो, मैंने सब सुन लिया, तुम लोग ने अपने फायदे के लिए वो आगे बोला। उसी समय राशि उसके सिर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। चलो यहाँ हब्बी। राशि राम के बेहोश होते ही विनोद को देखकर बोली तो विनोद हाँ में सिर हिलाकर कार आगे बढ़ाकर अपने फोन से राणा को मैसेज कर देता है कि काम हो गया है, विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर मुस्कुरा कर राशि को देखता है तो वो भी मुस्कुरा पाँच कर उसे देखने लगती है और एक नजर राम को देख अपना सिर विनोद के कंधे पर रख कर बोली, हब्बी अब इसका क्या करे, ये कहीं हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। राशि की बात सुनकर विनोद उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर हमारे खिलाफ गया तो मरेगा। जिसे सुनकर राशि बस मुस्करा देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और विनोद फिर कार को तेजी से होटल की तरफ ले जाने लगता है। आज वो बहुत खुश, उसे पावर मिल गई, विक्रम नाम काटा भी हट गया और मेरी राशि भी मेरे पास आ गई, अब लाइफ में मजे ही मजे। यही सोच उसके चेहरे की मुस्कान डबल हो रही थी। और इधर कार के जाने के बाद विक्रम फिर अपनी आंखें खोलकर खून की उल्टी करके बोला, आज मुझे एहसास हो रहा है मोना, जब मैंने तुम्हें गीली मारी थी तब तुम्हें कैसा लगा होगा, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा जब कोई अपना ही हमें मार दे। विक्रम ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला रहा था, उसके आंखों में आंसू थे और उसे वो सीन याद आ रहा था जब वो उस होटल की बिल्डिंग पर अपनी मोना के ऊपर बंदूक तान के खड़ा था। तब मोना उसे जिन आंखों से देख रही थी, उसके चेहरे पर कितने सवाल और आंखों में आंसू थे, और वो अपने आंखों से ही उससे सवाल कर रही थी कि विक्रम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूं ना, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विक्रम को उसे समय मोना के आंखों आंसू और उसके चेहरे के भाव सब झूठ लग रहा था, लेकिन आज जब खुद उसके साथ ऐसा हुआ तब उसे लगा कि हाँ वो सही थी, काश उसने उसे समझा होता और लोगों की बताव में आकर वो नहीं करना चाहिए जो उसने किया था। सॉरी मोना, मैं आ रहा हूं, तुमसे माफी मांगने आ रहा हूं।
इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी समय एक कार वहां से निकल रही थी, वो रोक जाती है बिग बॉस के घर पर। बॉस, उसका मैसेज आ चुका है कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। राणा सामने सोफे पर बैठे बूढ़े आदमी से बोला तो वो बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, भगवान विक्रम की आत्मा को शांति दे, अच्छा लड़का था, बस हमसे झूठ बोल गया था अपने लास्ट समय में। खैर छोड़ो, जो जैसा करेगा उसे वैसी सजा तो आखिर देता है ही भगवान। राणा हाँ में सिर हिला देता। अभी तक उन्होंने जी हमारे 2 आदमियों को मार दिए, राणा जाओ उन्हें और टाइम मत और सभी को पकड़कर उन्हें अलग रखो, बदले में अब मैं उन भी अपना गुलाम बना लूंगा, जाओ। वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके फिर अपना सिर सोफे से टेका कर अपनी आंखें बंद करके बोला। तो राणा ओके बॉस बोलकर अपनी टीम के साथ सीढ़ियों से उस रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुरानी बिल्डिंग में हॉल में सभी लोग डिनर कर रहे थे, तभी सभी को कुछ गिरने की आवाज आती है तो सभी लोग जल्दी उस तरफ देखते हैं जहां घर के मेन डोर के पास आदमी उल्टा पड़ा हुआ था। ये कौन है? नताशा कंफ्यूज होकर बोली तो राघव बोला, पता नहीं, लेकिन देखने में तो मुझे कोई इंसान लग रहा है वाइफी। जिसे सुनकर नताशा उसे घुरे के देख बोली, वो मुझे भी देख रहा है, लेकिन ये कौन है? क्या हुआ अर्जुन, ये किसके गिरने की आवाज आई? कविता अपने पास बैठे अर्जुन से बोली तो अर्जुन सामने नीचे पड़े इंसान को देखकर बोला, पता नहीं बेबी कौन है, लेकिन मुझे भी वो कोई इंसान लग रहा है। कहीं कोई शराबी ना नहीं आ गया घर में? अर्जुन की बात सुनकर कविता तुरंत बोली तो सभी हैरान होकर डोर की तरफ, तो उस आदमी के हाथ में शराब की बोतल भी थी। हाँ बिल्कुल शराबी ही यार, अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला। कविता अर्जुन से चिपक कर बोली, तो इस घर से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। लिली फिर गहरी सांस लेकर बोली, रोको मैं देखती हूँ कौन है। इतना बोल वो उठने लगती है तो विशाल बोलो, आप नहीं, मैं देखता हूँ कौन है लिली जी। इतना बोल वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और लिली मुस्कुराकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी सभी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में भगवान, अरे मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, दोस्त मिले थे जो साले शादी के बाद बदल गए। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और वो हैरानी से उस लड़के को देख रहे थे जो अब जहां गिरा था वहीं बैठकर अपने हाथ में लिए बोतल से शराब पीकर फिर ऊपर देखकर बोला, अर्जुन ये तो देवर जी है, ये क्या बोले जा रहे हैं और क्या इन्होंने शराब पी है? कविता बुरा सा मुंह बनाकर बोली। जिसे सुनकर कोई कुछ बोलता तभी राहुल एकदम से खड़ा हो जाता है जिससे वो गिरने लगता है। राहुल आराम से, नताशा, लीली बोली। भाई थोड़ा आराम से, राघव और अर्जुन बोले। विशाल तो गुस्से से राहुल को घुरे जा रहा था। राहुल सभी हाथ दिखाकर वही रहने का इशारा करके फिर बोला, हाँ मैंने शराब पी है भाभी जी। राहुल को देख बोला, पर क्यों देवर जी, ये बुरी चीज है, आपको नहीं पीना चाहिए। राहुल की बात का जवाब देते हुए बोली, लेकिन वो किचन की तरफ देख रही थी। अरे भाभी वहां नहीं, यहाँ देखो मैं यहाँ हूँ। राहुल हाथ हिलाकर कविता को अपने तरफ देखने का इशारा करके बोला। ये लड़का पागल हो गया है क्या, या इस पता नहीं कि अंधे लोग इशारे कहाँ से समझेंगे जब उन्हें दिखाई नहीं देता है। राघव धीरे से नताशा के कान में बोला तो अर्जुन उसे घूरता है। कहाँ इस तरफ हो आप देवर जी? राहुल किचन तरफ आया तो कविता सीढ़ी तरफ मुंह करके बोली, अरे भाभी जी वहां नहीं, यहाँ देखो यहाँ हूं मैं। राहुल अपने तरफ हाथ से इशारा करके सीढ़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो कविता अब घर के मेन डोर तरफ देखकर बोली, अच्छा इस तरफ हो आप? राहुल हाथ से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं यार आप फिर गलत दिशा में देख रही है भाभी, में मेन सीढ़ियां तरफ था, घर के मेन डोर तरफ नहीं। इतना बोल वो मेन डोर के सामने खड़ा हो जाता है हर वापस तो कविता वापस किचन की तरफ देख उस तरफ उंगली करके बोली, हाँ आप मुझे दिखाई दे गए, वो रहे अब हिलाना मत बिल्कुल भी। और इन दोनों की बात सुनकर कर उन्हें ऐसा करते हुए देखकर सभी शौक थे। लास्ट में कविता की बात सुनकर सभी अपना सिर पकड़ लेते हैं, अरे भाई फेंकने की भी एक हद होती है, मतलब इस लड़की को दिखाई कब से देने लगा भला, और वो भी किचन तरफ, और राहुल घर के मेन डोर तरफ खड़ा है, फिर कविता इतना क्यों फेंक रही है? चलो मना कि राहुल तो पिए हुए है, पर ये लड़की क्यों इसी हरकत कर रही है? सभी के दिमाग में ऐसा हो चल रहा था। बेबी तुम्हें सच में वहां राहुल दिखाई दे रहा है? अर्जुन शौक हुए ही कविता के आंखों के आगे अपना हाथ ऊपर नीचे करके बोला, अर्जुन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता है? कविता अर्जुन की बात सुनकर रोनी सी शकल बनाकर बोली तो अर्जुन जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, कौन बोल रहा है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अरे केवल तुम्हें ही दिखाई देता है, बाकी सबको नहीं।
अर्जुन कविता से लंबी फेंक कर बोला तो सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर सभी कविता को देखते हैं जो शर्मा कर बोली, अब सच बोल रहे हैं ना अर्जुन? हाँ बेबी बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, अरे आपसे ज्यादा अच्छा तो कोई देख भी नहीं सकता है। हद होगी यार, ये दोनों खुद पागल है या हमें समझ रहे हैं? उन दोनों की बात सुनकर नताशा चिढ़ते हुए बोली, शायद ऐसा ही है वाइफी, इस अर्जुन को अपनी बीबी के आगे कुछ दिखाई थोड़ी देता है, अगर वो बोले दिन है तो दिन, अगर बोले रात है तो रात, मतलब इनके लिए भगवान के बनाए नियम भी काम नहीं करते हैं। सही कहा राघव तुमने, उसके पास बैठी लिली भी अर्जुन और कविता को देखकर हाँ में सिर हिलाकर बोली। तभी अर्जुन किचन के सामने आकर खड़ा होकर बोला, भाभी हाँ मैंने शराब पी है, लेकिन मुझे इस हद तक मजबूर करने वाला कौन है जिसके वजह से मैंने इस गंदी चीज को हाथ लगाया? राहुल बोला तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा क्यों और किसके कहने पर किया आपने देवर जी ऐसा? कविता अब सही जगह यानी किचन की तरफ देखकर बोली, आप सभी हो वजह, आप लोगों ने मुझ मजबूर किया। राहुल सभी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला तो सभी शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम राहुल? तभी विशाल गुस्से में बोला, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोलता है और अपना सिर नीचे करके बोला, मैं नाराज हूँ आप सभी से, मुझे अब केवल अपनी कविता भाभी से बात करनी, बाकी किसी से भी नहीं, मैं उन्हें ही अपना दर्द बताऊंगा अब बस। राहुल कविता को देख बोला तो सभी हैरान हो जाते हैं और विशाल गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा होने को होता है तो लिली उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठने का इशारा करके बोली, अच्छा ठीक, अपनी कविता भाभी को ही बता दो कि ऐसा क्या गमहर तुम्हें जो तुम शराब पीकर आए हो घर में। लिली बोली तो राहुल कविता को देखकर बोला, लेकिन अभी भाभी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। जिसे सुनकर लिली अर्जुन को इशारा करती है तो अर्जुन कविता के कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर कविता हाँ में सिर हिलाकर बोली, अच्छा मुझे बता दो कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा और गीता का? कविता सीरियस टोन में राहुल को देखकर बोली तो सभी शांति राहुल को देखते हैं जो कविता की बात सुनकर दुखी चेहरा बनाकर बोला, अब झगड़ा होने को बचा ही नहीं कुछ भाभी, मैंने उससे रिश्ता खत्म कर लिया। उसकी बात सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शौक होकर एक बाद एक सभी बस क्या क्यों यही बोलते हैं। लेकिन तभी राहुल वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है तो सभी और ज्यादा हैरान हो जाते। सबसे पहले लिली अपनी कुर्सी से खड़े होकर राहुल के पास आते हुए बोली, राहुल रो क्यों रहे हो तुम? और उसके पीछे बाकी सभी भी आ जाते हैं। राहुल, अरे ऐसा क्या किया उसने कि तुमने उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया? लिली राहुल के आंखों से निकल रहे आंसू को साफ करके बोली तो राहुल लिली के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। अरे इनके बीच तो सब कुछ सही चल रहा था ना, फिर एकदम से कैसे खत्म हो गया? नताशा कंफ्यूज होकर बोली तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। पुरानी बिल्डिंग में राहुल की बात सुनकर सभी हैरान और शोक में थे। लिली अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठकर बोली, लो और कर लो दोनों को एक, मैंने बोला था अभी इतनी जल्दी सही नहीं है, दोनों के लिए बहुत कोमल रिश्ता है उनका, लेकिन आप सभी नहीं मेरी बात नहीं मानी और अब देखो इस लड़के ने आखिर उसे छोड़ ही दिया ना। लिली की बात सुनकर नताशा उदास होकर बोली, शायद आप सही बोली है दी, हम लोगों की गलती है कि हमने गीता के आगे इस लड़के को ऐसा बोला जिससे उसके दिमाग में यही ख्याल बैठ गया कि हमारा राहुल का कैरेक्टर खराब है और यही सोचकर उसने ऐसा बोला होगा कि उसे भी अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जब उसके घर के लोगों को उस पर विश्वास नहीं है तो वो कैसे कर सकती है भला उस पर विश्वास? नताशा की बात सुनकर अर्जुन कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन अगर जब उसे हमारे राहुल पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था तो फिर उसने हमारे सामने ऐसा क्यों दिखाया कि वो उसके साथ हमेशा, और कोई उस पर विश्वास करे या ना करे उसे है राहुल पर विश्वास कि उसने उस लड़की साथ जो भी किया वो गलती से किया था ना? अर्जुन के बात का जवाब कविता गुस्से में देते हुए बोली, क्योंकि ये उसका नाटक था, एक वो लड़की मुझे पहले दिन से ठीक नहीं लगी थी, अरे वो लड़की बस किसी भी कीमत में राहुल को छोड़ना चाहती थी बस, और जब उसे राहुल के कांड के बारे में पता चला तो उसे अच्छा मौका मिला गया इससे दूर जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं देवर जी को लग रहा था कि उनसे गलती हुई है और वो उस समय बड़ी आराम से उस छोड़ देंगे, इसलिए उसने सबके सामने राहुल की नजर में अच्छी बन गई कि केवल उसे ही चिंता है उसकी बस, और फिर उसने बोल दिया अकेले में कि उसे नहीं रहना इस आदमी के साथ जो उसके पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ गाड़ी में वो सब करता है। कविता की बात सुनकर विशाल गुस्से से राहुल को देखकर बोला, और फिर इस महान आदमी बोला, ओके मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं क्योंकि मैंने गलती की है, पता नहीं पागल इतना बड़ा गधा केस हो सकता है। विशाल नीचे दारू के नशे में बेहोश पड़े राहुल को देखकर बोला तो लिली नम आंखों से बोली,
पागल और गधा मत बोलो आप उसे, वो बहुत मासूम और दिल का साफ लड़का, उसने अपनी अनजाने में की गलती की से अपने प्यार को छोड़कर भरी है वो लड़की तो अब किसी और का हाथ थाम कर अपने लाइफ में आगे खुशी खुशी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे राहुल का क्या यार, उसे से बहुत प्यार करता है, पता नहीं कैसे जी पाएगा उसके बिना। लिली राहुल को देखकर दुखी होकर बोली तो सभी लोग राहुल को देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। मुझे भी इसकी चिंता है लिली जी, अरे प्यार में जब कोई हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो ना वो दर्द वो आदमी समझ सकता है जिसने उसे छोड़ा हो। राहुल ने बहुत हालत किया जब इसने उससे जबरदस्ती शादी कर ही ली थी, उसे छोड़ना नहीं था कुछ भी हो जाए फिर। हाँ बड़े भैया आपने सही बोला, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की का चला जाना ही देवर जी के लिए अच्छा था, उसके साथ ये कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अब हम ना कुछ टाइम बाद एक अच्छी और प्यारी लड़की इनके लाइफ लेकर आ जाएंगे तो ये उस लड़की को भूल जाएंगे। कविता बोली तो उस बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। मुझे कविता की बात बिल्कुल सही लगी, यही सही होगा, इनके लाइफ कोई ऐसी लड़की लानी होगी जो इनसे बहुत प्यार करती हो और इनका ख्याल रखे। नताशा बोली ठीक ये सही होगा। विशाल बोला लेकिन वो आएगी तब आएगी और वो सही कर पाएगी कि नहीं इसकी लाइफ पता नहीं हम, पर मुझे चिंता इस बात की है तब तक ये लड़का खुद को कैसे संभालेगा। लिली दुखी होकर बोली। तो राघव बोला भाभी अभी आए हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता कि राहुल ने जब गोद तब संभाल लिया था जब उसे पता चला था बचपन में कि वो अनाथ है, उसके कोई मोम डैड नहीं है, तो वो उसके लिए ये दर्द कौन सा बड़ा है शेर है अपना राहुल जो पता नहीं कितने दर्द अपने सीने में छुपा कर जी रहा है, वो एक और दर्द भी सहन कर लेगा, कुछ दिनों में वापस पहले जैसा हो जाएगा। जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। राघव और अर्जुन तुम लोग अभी के लिए उसे रूम में छोड़कर आ जाओ और कल से उसके आगे कोर अब होता की बात नहीं करेगा, भूल जाओ सब कुछ और इस भी भूलने में मदद करो। विशाल बोला तो सभी हाथ सिर हिला देते हैं और अर्जुन और राघव राहुल को पकड़कर उसे उसके रूम में सुलाने ले जाते हैं और बाकी सभी वापस खाना खाने लगते हैं दुखी होकर। दूसरी तरफ संदीप के घर पर साथ में डिनर करने के बाद संदीप गीता उसके रूम के लाकर बोला लो अब तुम आराम करो और अच्छे से दिन पूरी करना सब कुछ भुलाकर। संदीप गीता को बेड की तरफ इशारा करके बोला तो गीता हल्का सा मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाकर बोली और आप भी सोने जा रहे हो ना अपने रूम में। नहीं मुझे जाना है हॉस्पिटल, एक केस आ गया है, अभी किसी को गोली लगी है, जॉना डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। संदीप बोलो तो गीता हैरान होकर बोली तो फिर आपको जाना चाहिए सर, हमारा पहला काम यही है कि हम अपने मरीज को कैसे भी बचा ले, उसको आपकी जरूरत है सर। गीता की बात सुनकर संदीप हाँ में सिर हिलाकर बोला हाँ उसे मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है, मैं नहीं चाहता हूँ वो दुखी हो किसी और की वजह से भी। संदीप के कहने का मतलब समझकर गीता गहरी सांसें लेकर बोली नहीं मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं सर, और भला क्यों हूं मैं दुखी, उस आदमी ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी और अपनी मर्जी से मुझे छोड़ दिया, तो क्यों मैं उदास हूं, वो भी उसके लिए। गीता अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली तो संदीप भी बस मुस्कुरा देता है, उसे पता है गीता झूठ बोल रही है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, बस अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर गीता को बाय बोलकर पलटकर रूम से जाने लगता है तो तभी उसके कानों में गीता की आवाज आती है थैंक्स सर मेरी इतनी मदद करने के लिए। संदीप मुस्कुरा कर पलट कर बोला मैडम आप भूल रही है कि दोस्ती में ने थैंक्स और ने सॉरी। गीता हाँ में सिर हिलाकर बोली मुझे याद है मिस्टर, पर आप भूल गए कि मैंने ये थैंक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं बल्कि उस इंसान को बोला था जो इतना अच्छा है कि उसने एक लड़की को होटल में नहीं रहने दिया। संदीप बस मुस्कुराकर वेलकम बोलकर चला जाता है, जल्दी से उससे लेट हो रहा था क्योंकि उसके लिए उस मरीज की जान भी बचाना बहुत जरूरी है जो उसके भरोसे मौत से लड़ रहा है, और गीता ये बात समझ रही थी, इसलिए उसे इस आदमी के लिए बहुत बुरा लगता है कि ये आदमी रात दिन मेहनत करके लोगों की सेवा करके उनकी जान बचाता है पर गोद भी तो अकेला है। ये भगवान को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था कि इसकी लाइफ एक अच्छे से लड़की भेज दे ताकि वो इसकी भी सेवा कर इसकी थकान दूर कर सके और इस अच्छे से खाना खिलाए। यही सोच वो गहरी सांस लेकर बोली अच्छा तब तक मैं ही इनके लिए सुबह नाश्ता और अच्छा सा डिनर तो तैयार कर ही सकती हूँ, इस आदमी ने सदा ही मेरी हेल्प की तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर गीता पूरे रूम को देख फिर बालकनी में जाकर देखती है तो संदीप अपने कार में बैठ रहा था डोर खोलकर। पता नहीं उसे एहसास कैसे हुआ कि वो पलट कर सीधा गीता को
देखता उसके रूम की तरफ तो एक पल के लिए गीता घबरा जाती है, लेकिन फिर संदीप मुस्कुराकर हाथ से उसे बाय करता है तो गीता भी मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बाय करती है तो संदीप एक पल के उस पल में खो जाती है। यह उसका सपना था जो आज पूरा होगा, भले ही वो उसकी वाइफ ना हो, लेकिन वो इस समय उसके जहर बालकनी में खड़े होकर बाय कर रही है, यही उसके लिए बहुत है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो जिसे पंडा करता है वो उसके जहर पर है, शायद उसके लिए इससे अच्छा और क्या होगा, वो भगवान से बहुत खुश है। संदीप ये सोच ही रहा था तभी उसके कानों में गीता की आवाज सुनाई देती है। अरे सर, क्या सोच रहे हो, जाओ ना। जिसे सुनकर संदीप होश में आकर हाँ में सिर हिलाकर कर में बैठकर चालू करके एक नजर मुस्कुराकर गीता को देखकर कर चालू करके चला जाता है। उसके जाते ही गीता मुस्कुराकर बोली, ये सर भी ना, पता नहीं इन्हें कभी कभी क्या हो जाता है, खो से जाते हैं पर इंसान अच्छे हैं, शायद में राहुल से भी अच्छे। इतना बोला कर गीता नम आंखों से ऊपर चांद को देखने लगती है और उसे उसमें राहुल का चेहरा दिखाई देता है तो वो उसे देखकर बोली, राहुल ये कैसा प्यार था तुम्हारा, अगर मुझसे प्यार करते थे तो मेरे ऊपर विश्वास तो रखना था ना आपको ना। अरे मैं हमेशा आपका भला ही चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि लोग आपको कुछ बोले, इसलिए वो टेस्ट करवा रही थी, लेकिन अपने मुझे ही गलत समझकर रिश्ता ही खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं राहुल, बोलो, तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, बोलो अब मैं करूं। इतना बोल वही घुटनों के बाल बैठकर रोने लगती है, उसके दिल में दर्द बाहर आने लगा था, शायद गीता को भी हो गया था राहुल से प्यार, पर शायद उनकी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं था, तभी तो वे अलग हो आगे। गीता अपने गले में पहने मंगलसूत्र को पकड़कर रोते हुए बोली। गीता फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, ओके राहुल, अब तुमने ये रिश्ता खत्म कर ही लिया है तो अब कभी मेरे आगे मत आना, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम अब कभी अपना पति नहीं बोलूंगी, पर इस मंगलसूत्र को कभी गले से नहीं उतारूंगी, क्योंकि मुझे इससे याद आता रहेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इतना बोल गीता खड़े होकर अपने रूम में जाकर लाइट बंद करके सो जाती है बेड पर। कार चला रहा संदीप अपने फोन में कैमरा की मदद से ये देख रहा था और गीता के ऐसा करते ही वो अपने फोन को साइड में रखकर बोला, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे जाने के बाद उस आदमी को याद करके रोगी ही, पता नहीं क्यों तुमने उस गुंडे से शादी की थी और उसके प्यार में इतनी पागल कि वो किसी और लड़की साथ वो सब कर चुका तुम्हारे पीठ पीछे, फिर भी तुम उसके साथ रहन वाली थी, वो तो अच्छा हो उसे आदमी की उसने गलत फहमी के वजह से तुम खुद से दूर करके तुम्हारी लाइफ से चला गया, अब तुम सेव हो मेरे साथ और शायद तुम एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे लिए बाप आदमी नहीं, मैं सही हूँ। इतना बोल वो गहरी सांस लेकर कार तेजी से हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।